जय हिंद। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे अपन। चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की शुरुआत की थी और द कंपनी रूल के बारे में पढ़ा था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं द क्राउन रूल के बारे में। बेसिकली कहानी ये है कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति, और बड़ा रिवोल्ट था। 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर सिपॉय म्यूटिनी भी बुलाते हैं। और इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि अब कंपनी को हटाना चाहिए और इंडिया की गवर्नेंस की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन को लेनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है। देखो, दिस significant act was enacted in the wake of revolt of 1857, which is also known as first war of independence or the Sepoy mutiny. 1858 के एक्ट के थ्रू क्या किया गया? It abolished the East India Company. East India Company को abolish कर दिया गया and transferred the powers of government, territories and revenues to the British Crown. और सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई ब्रिटिश क्राउन को। अच्छा, 1858 का एक्ट सिंबॉलिक चेंजेस ज्यादा करेगा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ में बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करेगा। कैसे? फीचर्स ऑफ द एक्ट देखो। पहला फीचर कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि बनाया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू, इसको एक नई डेजिग्नेशन, एक नया नाम दे दिया गया और अब इसे बुलाया जाने लगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था इंडिया में। ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। दूसरा फीचर, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जो कि स्टैब्लिश किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू, उस सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की दोनों बॉडीज को अबॉलिश कर दिया गया। तीसरा, एक नया ऑफिस शुरू किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये होता था ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर। और ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होने का मतलब है कि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अब देखो स्ट्रक्चर, देखो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है और ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। वाइसरॉय ऑफ इंडिया ब्रिटिश क्राउन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है और ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता है। और लार्जर स्कीम में अगर देखें तो अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट किसको रिस्पॉन्सिबल है? ब्रिटिश क्राउन को। इसके अलावा चौथी चीज ये की गई कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। पर ये जो काउंसिल थी, ये एडवाइजरी बॉडी थी। इसका काम था सलाह देना और इसका चेयरमैन खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। एक और चीज, ये जो काउंसिल है, इस काउंसिल को कॉरपोरेट बॉडी की तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया गया। कॉरपोरेट बॉडी की तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया गया मतलब कि इंडिया और इंग्लैंड में किसी को अगर केस करना है या अगर ये बॉडी किसी पे केस करना चाहे तो दोनों किया जा सकता है। इस पे भी केस किया जा सकता है और ये भी किसी पे भी केस कर सकती है। एक चीज और याद रखना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। अपन ने पढ़ा था 4+1+6। और ये जो +6 मेंबर्स थे, इनको ऐड किया गया था 1853 में लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अब ये किसके अंडर में आ गई? ये आ गई वाइसरॉय ऑफ इंडिया के अंडर में। ये हैं 1858 के फीचर्स। लैंग्वेज देखते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंसफोर्थ वाज टू बी गवर्न्ड बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। बेसिकली ब्रिटिश मोनार्क के नाम पे अब इंडिया को गवर्न किया जाएगा। इट चेंज्ड द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन बदल दी गई और अब क्या बुलाया जाने लगा? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया।
दूसरा, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म। कैसे? बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तीसरी चीज क्या बोली? इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को कंप्लीट अथॉरिटी दी गई ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये क्या था? मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, पर ये काउंसिल थी एडवाइजरी बॉडी, इसका काम था सलाह देना। और इस काउंसिल का चेयरमैन कौन था? खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। साथ ही साथ इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। ये है 1858 के फीचर्स। क्या फीचर्स हैं? कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसरॉय ऑफ इंडिया बुलाया जाने लगा, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट खत्म कर दी गई, एक नई ऑफिस क्रिएट की गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, और ये जो काउंसिल थी ये कॉर्पोरेट बॉडी की तरह से कॉन्स्टिट्यूट की गई। और ये अपन बोल ही चुके हैं कि 1858 का एक्ट जो है, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इंप्रूव करने के लिए या फिर सिंबॉलिक चेंजेस ज़्यादा किए। जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं की, और वही लिखा हुआ है, द एक्ट ऑफ 1858 वॉज हाउएवर लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। It did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India. 1858 का एक्ट खत्म। इसके बाद क्या हुआ? कहानी ये है कि अभी 1857 का रिवोल्ट हुआ है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर इंडियंस को साथ नहीं लिया गया, अगर इंडियंस का कोऑपरेशन उनको नहीं मिला, तो हो सकता है ऐसा रिवोल्ट दोबारा हो जाए, और ऐसा रिवोल्ट दोबारा होना ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो इंडियंस को साथ मिलाने के लिए लाए गए 3 एक्ट्स, 1861, 1892 एंड 1909। देखो, आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए था इनको, और इसके लिए लाए गए 3 एक्ट्स, 1861, 1892 एंड 1909। सबसे पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला तो वही जो पर्पस है कि इंडियंस को अपने साथ में मिलाओ। तो 1861 में सबसे पहली चीज क्या बोली गई कि इंडियंस को लेजिस्लेटिव या फिर ये कहें कि लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाओ। कैसे बनाए जाएंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा? अपन ने पढ़ा है कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी 4+1+6 मेंबर्स की, वाइसरॉय की काउंसिल। 1861 में बोला गया कि इस काउंसिल को एक्सपेंड करो और कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 और मेंबर्स को ऐड करो। कैसे ऐड किया जाएगा इनको? इनको वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा। बट एक चीज और बोली गई कि ये जो नए मेंबर्स ऐड किए जाएंगे ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। अब नॉन ऑफिशियल या ऑफिशियल क्या होते हैं? ऑफिशियल मेंबर्स वो होते थे जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर किसी सिविल या फिर मिलिट्री सर्विस का हिस्सा होते थे, उन्हें बोलते थे ऑफिशियल मेंबर्स, बाकी सारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और एक चीज और कि ये जो नए मेंबर्स ऐड किए जाएंगे, इंडियंस ऐड किए जाएंगे, ये सिर्फ बुलाए जाएंगे तब जब लॉ मेकिंग के लिए मीटिंग हो रही होगी। अगर किसी और पर्पस के लिए मीटिंग हो रही है तो इनको नहीं बुलाया जाएगा। और ऐसे पहले 3 इंडियंस जिनको लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में ऐड किया पहली बार वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। दूसरा क्या बोला इस एक्ट ने? इस एक्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कर दी। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कैसे की गई? अपने को याद है कि 1833 में जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली गई थी, और सारी पावर्स लेजिस्लेशन की किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। 1861 में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर रिस्टोर्ड, उनको ये पावर वापस से दे दी गई।
बेसिकली जो सेंट्रलाइजेशन का काम शुरू हुआ था 1773 से और अपने पीक पे पहुंचा था 1833 में, अब उसको रिवर्स किया गया और अब डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कर दी गई। तीसरा बोला गया कि 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बननी चाहिए। कहां कहां बनेंगी? बंगाल में, पंजाब में और NWFP, नदर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। आज का जो पेशावर वाला जो रीजन है वहां पे पहले NWFP होता था। तो इन 3 जगहों पे 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनेंगी। चौथी चीज, वाइसरॉय को ये पावर दे दी गई कि अपनी काउंसिल की सही तरह से फंक्शनिंग के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम्हें बनाने हैं तुम बनाओ। और एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हो गई। पोर्टफोलियो सिस्टम। और पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बट होम पोर्टफोलियो किसके पास है? अमित शाह के पास में। डिफेंस पोर्टफोलियो किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास में। फाइनेंस पोर्टफोलियो किसके पास है? निर्मला सीतारमन के पास में। वैसे ही वाइसरॉय को यह पावर दे दी गई कि तुम अपने काउंसिल के मेंबर्स को एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना सकते हो और उस मेंबर को पूरी अथॉरिटी होगी उस डिपार्टमेंट को सही तरीके से चलाने की, उस पे कोई भी एक्शन लेने की। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हो गई। हालांकि पोर्टफोलियो सिस्टम को लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन मोहर लगी 1861 में। और एक चीज और, वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर दे दी गई। इमरजेंसी की सिचुएशन में वाइसरॉय बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता था और ऐसी ऑर्डिनेंसेस की लाइफ थी 6 मंथ्स। आज भी यही होता है, आज भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इश्यू करता है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंडर और उसकी लाइफ होती है 6 मंथ्स। ये है 1861 के फीचर्स। लैंग्वेज देखो, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस. It thus provided that the Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. किस तरह से किया जाएगा वो अपन ने देख लिया. In 1862, Lord Canning nominated 3 Indians. और वो 3 इंडियंस कौन थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किए गए? पहली बार राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. दूसरा, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज. तीसरा, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, NWFP एंड पंजाब. और ये नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कब बने? बंगाल का बना 1862 में, NWFP का 1866 में और पंजाब का 1897 में. चौथी चीज, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय. वाइसरॉय को पावर दे दी गई टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल. और बेहद इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसको कि शुरू कर दिया गया था बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859. ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है इसका मतलब क्या है? अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ 1 or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on the matters of his departments. और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इश्यू ऑर्डिनेंसेज without the concurrence of the legislative council during an emergency. और ऑर्डिनेंस की लाइफ 6 months. ये है 1861 के फीचर्स. इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. इसके फीचर्स क्या हैं? देखो, पहला फीचर तो वही एक्सटेंशन ऑफ 1861 कि काउंसिल को एक्सपेंड करो. अब क्या हुआ? पहले थी 4 + 1 + 6. फिर 1861 में क्या बोला गया कि इस काउंसिल को एक्सपेंड करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर्स ऐड करो. 1892 में बोला कि इसको फर्दर एक्सपेंड करो और ये जो नंबर है इसको कम से कम 10 मेंबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 16 मेंबर्स होने चाहिए. बट ये जरूर बोला गया कि ये जो मेंबर्स हैं ये अभी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे. नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. फर्दर एक्सपेंशन किया गया. ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं इनकी थोड़ी पावर बढ़ा दी गई.
इनको बोला गया कि अब आपको बजट डिस्कस करने की पावर है। बजट का सिस्टम ब्रिटिश इंडिया में शुरू हुआ था 1860 में, और अब इनको बजट डिस्कस करने की पावर दे दी गई। अच्छी बात है ये। और एक चीज और हुई, 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हो गई। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे हुई वो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। देखो लैंग्वेज, इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर और बढ़ा दिया गया दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी। ये जरूर बोला गया कि अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन किया जाएगा। इट इंक्रीज्ड द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस बढ़ा दिए एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। बजट को डिस्कस कर सकते थे एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। ये जो सिस्टम ऑफ बजट है ये ब्रिटिश इंडिया में कब शुरू हुआ? 1860 में। और ये जो तीसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये दिखाता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा। अब वो नॉमिनेशन कैसे होना है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन अपॉइंट नॉमिनेट करेगा? वाइसरॉय। लेकिन वाइसरॉय अपनी इच्छा से नहीं करेगा, वाइसरॉय करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट की एक एसोसिएशन। वाइसरॉय अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये दोनों कुछ लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है और फिर उन लोगों को वाइसरॉय नॉमिनेट कर रहा है। तो एक तरह से क्या शुरू हो गया? इनडायरेक्ट इलेक्शंस। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी यही हुआ। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में गवर्नर नॉमिनेट करेगा लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चेंबर्स। तो यहां क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत दिखती है। लेकिन ये चीज याद रखना, द वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट यूज्ड इन द एक्ट। इलेक्शन टर्म यूज नहीं किया गया था। The act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats. Indirect elections दिखते हैं लेकिन election word यूज नहीं किया गया। यह है 1892 का सिनेरियो कि एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपेंड किया गया, दूसरा बजट डिस्कस करने की पावर दे दी गई, और तीसरा इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत कर दी गई 1892 में। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। सबसे पहली बात तो ये कि इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये जो लॉर्ड मॉर्ले थे ये उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम के वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और इन्हीं के नाम से इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बुलाया जाने लगा। फीचर्स क्या है 1909 के? सबसे पहला फीचर तो एक्सटेंशन ऑफ 1861 1892। 1892 में क्या बोला गया कि एक्सपेंडेड काउंसिल में मैक्सिमम मेंबर्स होने चाहिए 16। 1909 में बोला गया कि इस नंबर को और बढ़ाओ और इसको बढ़ा के कर दो 6060, मतलब एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर बढ़ा दिया गया 60 तक, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ये नंबर यूनिफॉर्म नहीं था। दूसरी चीज बोली गई कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में तो ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की जाएगी, और ऑफिशियल मेंबर्स क्या होते हैं वो अपने को समझ में आता है अब। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी अलाउ कर दी गई। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी अलाउ कर दी गई। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं इनकी पावर थोड़ी और बढ़ा दी गई। 1892 में इनको बजट डिस्कस करने की पावर दी गई। अब इनको बोला गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो और बजट पे रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो। तो इनकी थोड़ी थोड़ी पावर बढ़ रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई 1909 में। 1909 में पहली बार यह बोला गया कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को हिस्सा बनाया जाए। अब तक इंडियंस वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का हिस्सा बने, अब पहली बार बोला गया कि इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी हिस्सा बनाओ। देखो वो क्या रहा है, अपन पढ़ते आ रहे हैं ये 4+1+6,
ये होता था पहले स्ट्रक्चर, फिर एक्सपेंडेड काउंसिल में ये नंबर पहुंच गया है 60 तक। ये जो 4+1 है इसको बोलते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब तक कोई इंडियन नहीं होता था। पहली बार 1909 में बोला गया कि इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी हिस्सा बनाया जाए, और ऐसे पहले इंडियन जिनको कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनाया गया वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एज लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था, एज लॉ मेंबर। एक इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 1909 की ये थी कि 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हो गई। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। और सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने का मतलब क्या है? सपोज करो ये कोई एरिया है, इस पर एक सीट पर चुनाव होना है और इसको दे दिया गया है सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब इस सीट पे मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं और सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट दे सकते हैं। एक होता है रिजर्व्ड इलेक्टोरेट, उसका मतलब क्या है? मानो ये सीट एससी के लिए रिजर्व्ड है, तो इस पर चुनाव कौन लड़ सकता है? सिर्फ एससी के लोग, लेकिन वोट सब देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट में जिस कम्युनिटी की बात हो रही है वही कम्युनिटी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं और वोट भी वही दे सकते हैं, और यह बेहद खराब बात है। और इसी की वजह से लॉर्ड मिंटो को बुलाया जाता है फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये है 1909 के फीचर्स। एक बार लैंग्वेज देखते हैं। इट कंसिडरेबली इंक्रीज्ड द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर बढ़ा दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये नंबर बढ़ाया फ्रॉम 16 to 60, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ये नंबर यूनिफॉर्म नहीं था। इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया, बट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को थोड़ी और पावर दे दी गई। इट एनलार्ज्ड द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ द लेवल्स। कैसे? मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। मेंबर्स अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, एंड मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट। बजट पर रेजोल्यूशंस को मूव कर सकते थे। आगे, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस को वाइसरॉय की और गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का हिस्सा बनाने की बात की गई। पहले इंडियन, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इनको अपॉइंट किया गया था एज द लॉ मेंबर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मुस्लिम्स को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब, अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स, और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को बुलाया जाता है फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल गया। ये है 1909 के फीचर्स। क्या कि एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया। दूसरा ये बोल दिया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी रखी जाएगी, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को थोड़ी और पावर दे दी गई, जैसे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। बेहद इंपॉर्टेंट, पहली बार किसी इंडियन को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनाने की बात की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला इंडियन है वो जिनको कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनाया गया, उनको अपॉइंट किया गया था एज लॉ मेंबर। और लास्ट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हो गई, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बुलाया जाता है। बेसिकली मॉन्टेग्यू थे उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड थे उस टाइम के वाइसरॉय ऑफ इंडिया। बैकड्रॉप में कहानी क्या है? 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया पहली बार कि आवर ऑब्जेक्टिव वॉज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, कि हमारा उद्देश्य है इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना।
और इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कई चीज़ों की बात की गई, जैसे बाइकैमरलिज्म, डायआर्की, हाई कमिश्नर का ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी आज अपन बात करते हैं उसकी शुरुआत 1919 से हुई। देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर, इट रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। सेंटर के कंट्रोल को थोड़ा कम कर दिया गया प्रोविंसेस के ऊपर। कैसे? बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया गया और ये बोला गया कि जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं उन पे सेंटर लॉ बनाएगा, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उन पे प्रोविंसेस लॉ बनाएंगी। आज भी होता ही है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन पे सेंटर बनाता है और स्टेट लिस्ट पे स्टेट्स बनाती हैं। बट ये याद रखना कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अभी भी सेंट्रलाइज्ड है, अभी भी सेंटर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। The central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list of the subjects. However, the structure of the government continued to be centralized and unitary. तो पहली चीज, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया गया। दूसरा, डायआर्की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। डायआर्की इंट्रोड्यूस कर दी गई प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में डायआर्की इंट्रोड्यूस कर दी गई। उसका मतलब क्या है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का मतलब क्या था कि वो सब्जेक्ट्स जिनको गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेह रहेंगे। ये आज भी होता है ना कि प्रेसिडेंट ऑपरेट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, गवर्नर फंक्शन करेगा, एडमिनिस्टर करेगा ऑन द एड ऑफ मिनिस्टर्स, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्टर्स किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। रिजर्व सब्जेक्ट्स के केस में गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेह नहीं है। डायआर्की शुरू कर दी गई कहां पे? प्रोविंसेस में। दूसरा, सेंटर में बायकैमरलिज्म शुरू किया गया और डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत कर दी गई। बायकैमरलिज्म का मतलब कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस करके दो हाउसेस बना दिए गए, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड अ लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आज होता है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो दोनों हाउसेज हैं इनकी मेजॉरिटी मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से चूज होकर आने थे। लिमिटेड फ्रेंचाइजीज दे दी, लिमिटेड राइट टू वोट दे दिया। आगे देखो, इट रिक्वायर्ड दैट, पहले क्या किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले मेंबर थे जिनको कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया। अब क्या बोला गया कि टोटल 6 मेंबर्स हैं वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें से कम 3 जो हैं वो इंडियंस होने चाहिए, पर कमांडर इन चीफ इंडियन नहीं होगा। तो 6 में से कितने मेंबर्स अब वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस होने चाहिए? 3। इसके अलावा इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जिस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत 1909 से हुई मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के साथ, उसको और एक्सटेंड कर दिया गया। और अब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो सिख्स को भी दे दिए गए, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिए गए, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिए गए और यूरोपियंस को भी दे दिए गए। 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एक्सटेंडेड टू सिख्स, नॉन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्शंस की भी अपन बात कर रहे थे, तो वो डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। कुछ लोगों को राइट टू वोट दे दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। और ये हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस कहाँ क्रिएट किया गया? लंदन में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कुछ फंक्शंस इस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को दे दिए गए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। जिस पब्लिक सर्विस कमीशन की आज अपन बात करते हैं उसकी शुरुआत यहां से हुई और इसी के थ्रू सेंट्रल
पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया इन 1926 सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया? ली कमीशन बनाई गई थी एक 1923-24 में, उसकी रिकमेंडेशन पे। पहली बार इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट। सेंट्रल बजट से प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया, विच मीन्स कि अब सेंटर की कंट्रोल थोड़ी कम की जा रही है प्रोविंसेस पे। एक और चीज बोली गई इस एक्ट में, यह बोला गया कि 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई जाएगी जो कि देखेगी, रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी कि इस एक्ट के थ्रू इंडिया की गवर्नेंस सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सब कुछ बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। देखो पहला क्या है कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया गया। दूसरा, डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई प्रोविंसेस में, और बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया सेंटर में। डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत कर दी गई, और यह बोला गया कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स में से कम 3 क्या होने चाहिए? इंडियंस। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया। अब 6 को इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए। उसके अलावा एक हाई कमिश्नर का ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया लंदन में, और पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत कर दी गई। प्रोविंशियल बजट्स को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया। इसके बाद आता है साइमन कमीशन। देखो 1919 में क्या बोला गया कि 10 साल बाद चेक किया जाएगा कि गवर्नेंस सही से चल रही है, नहीं चल रही है। लेकिन आइडियली ये साइमन कमीशन या कोई भी कमीशन बनना चाहिए था 1929 में, लेकिन ये कमीशन बना दिया गया 2 साल पहले, नवंबर 1927 में। 1919 के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 में। 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म हो गई कांग्रेस के अंडर। थोड़ा बहुत रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी शुरू हो गई थी। तो इतना कुछ हो रहा था कि शेड्यूल से 2 साल पहले एक कमीशन बनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इस कमीशन में 7 मेंबर्स हुआ करते थे, और इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। इसका पर्पस क्या था कि भैया ये जो गवर्नेंस है इंडिया में, ये सही तरीके से चल रही है, नहीं चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बट इस कमीशन को इंडिया की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉयकॉट किया। क्यों? क्योंकि सारे 7 मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। इंडिया की गवर्नेंस पे बातचीत करनी है और कोई भी इंडियन इसका हिस्सा नहीं है, ये अच्छी बात थोड़ी है। तो इसलिए इसको बॉयकॉट किया गया। लेकिन बावजूद इसके इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1930 में। अगर अपने को याद हो तो इसी कमीशन के प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय साहब शहीद हुए थे। 1930 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, और इसने कुछ 2-4 रिकमेंडेशन दिए। जैसे इसने बोला कि डायरकी को अबॉलिश कर देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए प्रोविंसेस में भी, और इसने बोला कि एक फेडरेशन बनानी चाहिए ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स की, और कम्युनल इलेक्टोरेट को इसने सही ठहराया। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई लंदन में। ये अपन मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते हैं डिटेल में, 1930, 1931, 1932, और 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। तो कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया था। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गई थी, बेसिकली गांधी जी ने अटेंड की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए। आइडिया बेसिकली ये है कि इस साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई, और इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद, डिस्कशंस के बाद, वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रिपेयर किया गया, और उसको रखा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने। और इसका आउटकम है हमारा अगला एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है? देखो, एक तो ये बड़ा लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। इनफैक्ट आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीजें 1935 के एक्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। द एक्ट मार्क्ड अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत कब हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। 1935 was the second steps towards responsible government in India. It was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. फीचर्स क्या हैं इसके?
कई सारे फीचर्स तो इसके लागू ही नहीं होंगे। देखो, पहला फीचर ये बोला गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। अब कौन राजा महाराजा चाहेगा किसी फेडरेशन का हिस्सा बनना? तो ये फेडरेशन कभी बनेगी नहीं। बट क्या आइडिया था इस एक्ट में? क्या बोला गया कि पावर को डिवाइड किया जाना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स। कैसे डिवाइड की जाएगी? 3 लिस्ट बनाई। फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स, और इन 59 सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर किसको दी गई? सेंटर को। प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स, और इन 54 आइटम्स पे लॉ बनाने की पावर किसको दी गई? प्रोविंसेस को। और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट्स, और इन सब्जेक्ट्स पे दोनों सेंटर और प्रोविंसेस लॉ बना सकते थे। रेजिडरी पावर्स, जो बचे कुचे सब्जेक्ट्स थे जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं थे, उन पे लॉ बनाने की पावर, रेजिडरी पावर किसको दे दी गई? वाइसरॉय को। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, ये फेडरेशन कभी बना नहीं। इसके अलावा एक्ट में बोला गया कि डायआर्की को सेंटर में लाना चाहिए। सेंटर में डायआर्की लाने का मतलब है कि फेडरल सब्जेक्ट्स को 2 में डिवाइड किया जाए, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। बट ये प्रोविजन भी एक्ट का कभी ऑपरेशनल हुआ नहीं। अच्छा, डायआर्की को सेंटर में लाना चाहिए ये बोला गया, और ये बोला गया कि प्रोविंसेस से डायआर्की को अबॉलिश कर देना चाहिए। प्रोविंसेस में जो डायआर्की लाई गई थी उसको अबॉलिश कर देना चाहिए, और प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करने का मतलब कि प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए ऑटोनोमस यूनिट्स की तरह से फंक्शन कर सकती हैं अपने डिफाइंड स्फीयर में। एक चीज और की कि प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत कर दी गई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत का मतलब कि गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, कि गवर्नर मिनिस्टर्स के एडवाइस पे एक्ट करेगा, और ये मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये प्रोविजन लागू तो हो गया 1937 में, बट इट वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। इसके अलावा बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म का मतलब कि 2 हाउसेस बना दिए गए। कहाँ हुआ? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। 2 हाउसेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। बट इनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस प्लेस कर दिए गए। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और फर्दर एक्सटेंड किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट अब डिप्रेस्ड क्लास को भी दे दिया गया, विमेन को भी दे दिया गया, एंड लेबर को भी दे दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया। अपन पढ़ के आए कि 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी। उस काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक टीम दे दी गई एडवाइजर्स की। इसके अलावा इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजीज, राइट टू वोट को और एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन और एक्सटेंड करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को दे दिया गया, सिर्फ 10% पॉपुलेशन को राइट टू वोट मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करने की बात की गई। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री। और ये बोला गया कि सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही स्टैब्लिश नहीं करना, अपने को प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टैब्लिश करना है। आज भी होता है ना यूपीएससी, और फिर अपने स्टेट के अपने पीएससीज होते हैं। तो फेडरल के साथ साथ प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात की गई। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश करने की बात की गई, जो कि स्टैब्लिश किया गया 1937 में। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बेसिकली क्या बोला गया? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाओ, जो कि कभी बना नहीं। डायआर्की सेंटर में लेकर आओ, जो कि हुई नहीं। बोला गया कि प्रोविंसेस में डायआर्की को अबॉलिश कर दो और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दो। 1937 में इफेक्ट में आ गया ये, लेकिन 1939 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। आप डिप्रेस्ड क्लास को, विमेन को और लेबर को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। और उसके अलावा काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया। फ्रेंचाइजीज को 10% पॉपुलेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। बेसिकली राइट टू वोट 10% पॉपुलेशन को दे दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करने की बात की गई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश करने की बात की गई, और फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश करने की बात की गई, जो कि स्टैब्लिश किया गया 1937 में। इसके बाद आता है
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, आज़ादी मिलने वाली है अब अपने को। देखो फरवरी 20, 1947, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर्ड बाय जून 30, 1948 ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड। क्लीमेंट एटली साहब ने क्या कहा कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो जाएगा और पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी इंडियंस को। ये इन्होंने अनाउंस किया। एक्चुअली तो अपने को पता है कि बहुत जल्दी चले गए ये 15 अगस्त 1947 को, बट जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ मुस्लिम लीग ने एजिटेशन करना शुरू किया और मुस्लिम लीग ने डिमांड किया पार्टीशन। मुस्लिम लीग ने बोला कि इंडिया में से एक पाकिस्तान नाम का स्टेट और बनाओ। ये एजिटेशन चल रहा था और इसी दौरान जून 3, 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो कंट्री के उन पार्ट्स पे अप्लाई नहीं हो सकता जो कि उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और सेम डे जून 3, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने पार्टीशन प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान को सामने रखा कि इंडिया का पार्टीशन किस तरह से किया जाएगा। और इस पार्टीशन प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की कहानी क्या है? इससे रिलेटेड बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया ऑन जुलाई 4, 1947, जिसको रॉयल एसेंट या फिर ये कहें कि ब्रिटिश मोनार्क का सिग्नेचर मिला ऑन जुलाई 18, 1947। और ये एक्ट लागू कब हुआ? 15 अगस्त 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल खत्म एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। हम आज़ाद हो गए, सोवरेन हो गए। बट एक नेगेटिव फैक्टर भी था इसके साथ में, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का पार्टीशन हो गया। इंडिया तो था ही अपना, है अपना, एक पाकिस्तान नाम का स्टेट और बन गया। ऑफिस ऑफ वाइसरॉय जो थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को अबॉलिश कर दिया गया, बट ये बोला गया कि गवर्नर जनरल दोनों डोमिनियंस के लिए अपॉइंट करेगा ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। डोमिनियन कैबिनेट के एडवाइस पर ब्रिटिश किंग गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा। His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India and Pakistan. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान क्या कर रही है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के ऊपर नहीं होगी। अब ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और इसके फंक्शंस ट्रांसफर कर दिए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ को। अच्छा, इस इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को पावर दे दी गई कि वो अपने लिए जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं और अगर चाहें तो ब्रिटिश रूल के किसी भी एक्ट को रिपील कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट खुद इंडिपेंडेंस एक्ट को भी नलीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को यह पावर भी दी गई कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा है, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो रहा है, तब तक अपनी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज लेजिस्लेट भी कर सकती हैं। और ये बोला गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद पास किया जाएगा वो इंडिया और पाकिस्तान के डोमिनियंस पे लागू नहीं होगा। इट प्रोक्लेम्ड लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद द ट्राइबल्स। जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पे ब्रिटिश पैरामाउंसी या ब्रिटिश राज था वो भी खत्म हो गया और ट्राइबल एरियाज में जो भी उनके ट्रीटी रिलेशंस थे वो भी खत्म हो गए। इनफैक्ट इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया कि आपको फ्रीडम है, आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, आप चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो और आप चाहें तो इंडिपेंडेंट रहो, आज़ाद रहो। ये भी बोला गया कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है तब तक इंडिया का जो गवर्नेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू चलाया जाएगा। और ये बोला गया कि अगर डोमिनियंस चाहती हैं इंडिया और पाकिस्तान की तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मॉडिफिकेशंस कर सकती हैं। ब्रिटिश मोनार्क को बिल्स को वीटो करने की जो पावर थी वो ले ली गई। ब्रिटिश मोनार्क की जो बिल्स को वीटो करने की पावर है वो ले ली गई, बट हाँ ये बोला गया कि ये जो पावर है ये गवर्नर जनरल के पास में रहेगी। जो गवर्नर जनरल
अपॉइंट किया गया है अभी अभी इस एक्ट के थ्रू, उसके पास में ये वीटो करने की पावर रहेगी। इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड्स बनेंगे स्टेट्स के। जैसे आज अपना प्रेसिडेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड बना दिया गया। लेकिन ये एक्ट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स, हर एक मैटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एडवाइस पे ही एक्ट करेंगे। एम्परर ऑफ इंडिया ये जो टाइटल था इसको ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, सिविल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बट ये बोला गया कि जो सिविल सर्वेंट्स ऑलरेडी अपॉइंट हो गए हैं, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं 15 अगस्त 1947 से पहले, वो सब सारे बेनिफिट्स को एंजॉय करते रहेंगे जो उनको पहले से मिल रहे थे। ये हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ब्रिटिश रूल खत्म, ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय खत्म, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस खत्म, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे दी गई कि जैसा चाहो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करो। इंडिया का पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान नाम का एक स्टेट बन गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ये बोल दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू आप अपना काम चलाते रहो जब तक कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है। प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर पैरामाउंसी खत्म हो गई ब्रिटिशर्स की, प्रिंसली स्टेट्स को आज़ादी दे दी गई कि आप इंडिया ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करो या इंडिपेंडेंट रहो, आपकी इच्छा है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया और सिविल सर्वेंट्स जो भी अब तक बने हुए थे उन सबको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। पावर वॉज ट्रांसफर्ड टू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पावर ट्रांसफर कर दी गई इंडिया और पाकिस्तान को। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया शपथ दिलाई। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में फॉर्म हुई थी वही इंडियन डोमिनियन का पहला पार्लियामेंट बनी। इसके साथ ये चैप्टर खत्म। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।